तो बच्चों, जैसा कि तुम लोग को बोर्ड में दिख ही रहा है, और हम लोग लास्ट पार्ट में आयोनिक कंपाउंड के बारे, आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़े थे। किस तरह से बॉन्डिंग होता है, किसके किसके बीच में होता है, किस कंडीशन में बनता है, एक मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है। और आयोनिक कंपाउंड का जो दो एटम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरा जो ले लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, और दोनों क्या बन जाते हैं, आयन्स बन जाते हैं। और उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है वहां पर, इसलिए उसका नाम भी है इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में, जैसे कि लास्ट वीडियो के लास्ट में बोले थे कि आज हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मतलब एक क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड आएगा ही आएगा तुम लोग का, ठीक है। तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से करना है तुम लोग को। तो आयनिक जो कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, वो कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड की वजह से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो उसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसका जितना प्रॉपर्टीज है सब एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड ही मूव करता है, ऐसा समझ लो। मतलब सबका बेसिक चीज एक सिंपल सा चीज है, वो क्या कि आयनिक कंपाउंड किसके वजह से बनता है, आयनिक बॉन्डिंग की वजह से बनता है। और आयनिक बॉन्डिंग में एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है, जिसको हम लोग आयन्स बोलते हैं। और जो प्लस आयन और माइनस आयन होता है वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, यानी दो अपोजिट चार्ज के बीच में बहुत स्ट्रांग एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का नाम है स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत स्ट्रांग होता है, और इसका जितना प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड का सब इस पॉइंट के वजह से ही होता है। तो आयनिक कंपाउंड का पहला प्रॉपर्टी क्या होगा कि आयनिक कंपाउंड किस स्टेट में होता है। अगर हम लोग फिजिकल स्टेट का बात करें तो चूंकि इसके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा है, और जब कोई चीज बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखता है तो उसका एक पर्टिकुलर शेप हो जाता है। इसलिए ये क्या करता है, ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है या क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है, ये रखो। तो आयनिक कंपाउंड जो भी होता है सब कैसा होता है, सॉलिड होता है। और कैसा सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड बनता है, पर्टिकुलर एंगल के साथ, ठीक है ना। तो जो भी बनता है आयनिक कंपाउंड सब कैसा होता है, सॉलिड होता है। अब अगर पूछ लेगा कि व्हाई आयनिक कंपाउंड इज सॉलिड, ठीक है, व्हाई आयनिक कंपाउंड इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, तो क्या होगा, क्योंकि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, इसलिए ये क्या बनाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है, ठीक है। तो ये सॉलिड फॉर्म करता है। दूसरा, अब अगर आप हम लोग इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो क्या होगा, क्या लग रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। अब चूंकि इसी पॉइंट, यही पॉइंट पे अगर हम लोग आ जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या बहुत स्ट्रांग है, हाई है, बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा है। अब हमको इसको मेल्ट करना है, पिघलाना है, तो हमको क्या करना होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट देना होगा, तभी तो ये पिघलेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा है। दो बच्चा अगर बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ के झगड़ा कर रहा है तो उनको छुड़ाने में बहुत फोर्स लगता है, तब दोनों छोड़ेगा, है कि नहीं, ऐसे समझो। तो उसी तरह ये दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा है, तो हम लोग को उसको बहुत ज्यादा हीट करना होगा, तब जाकर वो क्या करेगा, बॉन्ड जो है वो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा और वो पिघलेगा। तो इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि वजह बताएं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के बीच में क्या होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को, जो एटम एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखता है और उसके बीच में बहुत ज्यादा हीट देना पड़ता है, तब जाकर वो मेल्ट करता है, पिघलता है, ठीक है। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड था, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, बहुत हाई होता है। अब तीसरा पॉइंट जो आएगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा या नहीं होगा, क्या लग रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो चार्ज तो इसमें है, चार्ज की वजह से, आयन्स की वजह से तो बनता है, आयन पे क्या होता है, चार्ज आता है प्लस माइनस, और उसी को फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो आयंस है, जो चार्ज है, वो फ्लो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में वापस से वही रीजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पकड़ कर रखता है। और पकड़ कर जो रहता है, एक जगह रहता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलते, उसको फ्लो करना होगा। अब फ्लो करने के लिए इसको फ्री होना होगा, आजाद होना होगा। तो इसलिए ये सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या रहता है? सॉलिड स्टेट में रहता है। और जब ये सॉलिड स्टेट में रहता है तो यहां पर जो चार्ज है वो क्या रहता है? क्लोज रहता है, पैक्ड रहता है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से चार्ज फ्री नहीं हो पाता है। और जब फ्री नहीं होगा तो फ्लो नहीं करेगा, और जब फ्लो नहीं करेगा तो उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे नहीं हम लोग। तो इसलिए सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर होता है। लेकिन बट इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट, लेकिन अगर इसको हम लोग पिघला दें, ठीक है ना, अगर ये पिघल जाए तो जैसे ही पिघलता है तो पानी का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये टूटना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये टूट जाएगा तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको तोड़ देगा तो चार्ज आजाद हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और जब फ्री होगा तो इजिली क्या करेगा? मूव करेगा। तब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। बट इन एक्वस एंड सॉलिड स्टेट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो समझ में आ रहा है कि सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर होगा, लेकिन अगर उसको हम लोग पिघला दे रहे हैं, मोल्ट कर दे रहे हैं, मेल्ट कर दे रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर हो जाएगा। क्योंकि उसके बीच में जो चार्ज है वो फ्री हो जाएगा और फ्री चार्ज इजिली मूव कर पाएगा। ठीक है, हो गया। चौथा कंडीशन, चौथा प्रॉपर्टीज हम लोग बात करेंगे। चौथा किसके बारे में बात करेंगे? कि ये सॉल्युबल है कि नहीं, इज इट सॉल्युबल और नॉट, आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो आयोनिक कंपाउंड होता है। तो ये क्या होता है? पानी में सॉल्युबल होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इट इज, यानी आयोनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। पानी में सॉल्युबल होता है, बट क्योंकि ये खुद ही इनऑर्गेनिक होता है और वाटर भी क्या है? इनऑर्गेनिक है, तो इसमें ये डिसॉल्व हो जाता है। बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन अगर वो सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक है तो फिर उसमें वो डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, जैसे लाइक बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, जितना ऑर्गेनिक आता है वो सब, केरोसिन हो गया, ये सब ऑर्गेनिक है और इसमें ये सॉल्युबल नहीं होता है। ये सिर्फ किसमें सॉल्युबल होगा? वाटर में सॉल्युबल होगा, लेकिन इसके अलावा ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होता। तो ये सब फिजिकल स्टेट था। ठीक है, इसमें कुछ भी अगर पूछ रहे कि व्हाई आयोनिक कंपाउंड इज क्रिस्टलाइन इन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आयोनिक कंपाउंड होता है उसके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है। इसका अगर पूछ ले कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, यही सब क्वेश्चन जो तुम लोग का इस चैप्टर से ग्रुप डी में कोई क्वेश्चन नहीं आता, माध्यमिक में। ग्रुप सी में 2 क्वेश्चन आता है और वो प्रॉपर्टी से ही देगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है। तो आयोनिक कंपाउंड के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसके फोर्स को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट देना पड़ता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, ये गुड कंडक्टर होता है कि नहीं? तो गुड कंडक्टर होता तो है, लेकिन इन लिक्विड स्टेट या मोल्टेन स्टेट। लेकिन अगर इसको हम लोग बैड कंडक्टर सॉलिड स्टेट में, तो फिर वो बैड कंडक्टर होता है। एक्वस और मोल्टेन में क्या फर्क होता है? मोल्टेन मतलब उस चीज को मेल्ट कर देना, इतना हीट करेंगे कि वो मेल्ट हो जाए। एक्वस मतलब उसमें हम लोग पानी मिला दें, ठीक है, तभी वो पिघल जाएगा। तब दोनों कंडीशन में ये गुड कंडक्टर होगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर होता है। सॉल्युबिलिटी का बात करें तो ये वाटर में डिसॉल्व होता है, सॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का बात करें तो फिर वहां पर ये डिसॉल्व नहीं होता है। बेंजीन हो गया, केरोसिन हो गया, CCl4 हो गया, ठीक है, तो ये सब में डिसॉल्व नहीं होता है।
तो ये तमाम प्रॉपर्टी किसका था, आयोनिक कंपाउंड का। इस तरह इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि NaCl जो पूछा हुआ माध्यमिक में कि NaCl आयोनिक कंपाउंड है, तो NaCl को हम लोग Na और Cl ऐसे क्यों नहीं बनाते, यानी बीच में ऐसे बॉन्ड क्यों नहीं देते, ये बॉन्ड का साइन होता है। तो ये जो बॉन्ड होता है ये हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के लिए देते हैं। अभी हम लोग कोवैलेंट पढ़े नहीं है, जब कोवैलेंट पढ़ेंगे तो बताएंगे। हम लोग उसमें इस तरह का बॉन्ड बनाते हैं, जबकि NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए इसके बीच में हम लोग ऐसे नहीं देते, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स नहीं बनाता है क्योंकि वो आयन से बनता है, कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो इसलिए इसका जब हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो उस वक्त हम लोग टर्म मॉलिक्यूलर वेट इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, मॉलिक्यूल्स के लिए। और मॉलिक्यूल्स कौन बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। तो इस वक्त इसका जो वेट निकालेंगे, जैसे सोडियम का कितना होता है 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो इसको जो हम लोग निकाल ले 58.5 ग्राम। तो नॉर्मली ऐसे निकालते तो बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन चूंकि ये आयोनिक कंपाउंड है और इसका जब वेट निकालते हैं तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोलते, इसको हम लोग फार्मूला वेट बोलते हैं, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड का जब हम लोग मास को कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं फार्मूला वेट। और जो मॉलिक्यूल्स बनाएगा यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड होगा, उसका जब हम लोग मास निकालेंगे तब वहां पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर वेट। जनरल टर्म में हम लोग सबको मॉलिक्यूलर वेट ही बोलते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स के लिए आता है और मॉलिक्यूल्स कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, जो भी हम लोग नहीं पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको पहले देख लेना, वरना ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि हम लोग आयोनिक कंपाउंड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला वेट इस्तेमाल करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते हैं, नॉर्मली क्या आयंस बनाता है तो Na+ और Cl- दिखाते हैं। लास्ट वीडियो में ये सब बताया हम, Cl- बनाता है, लेकिन इस तरह से हम लोग बीच में बॉन्ड नहीं देते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के लिए आता है, यानी कोवैलेंट कंपाउंड के लिए आता है, आयोनिक कंपाउंड के लिए नहीं आता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। जो आयोनिक कंपाउंड होता है ये डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है ना, इसका डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं बनता, डायरेक्शनल बॉन्ड कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है। और ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बनाता है, आयोनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बनाता है। हो गया। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज था, उम्मीद है इससे बाहर नहीं देगा। आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू। समझ में आया होगा, लाइक शेयर कर देना और नेक्स्ट वीडियो का भी लिंक इसमें डाल देंगे, उसको भी देख लेना। वहाँ पे हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, कोवैलेंट बॉन्डिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू।